नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, निबंध लेखन के इस क्रम में आज हम देखने वाले हैं सपनों के भारत को, यानी भारत के विजन को हम देखेंगे। 2047 में देश की आज़ादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। अभी 2022 का जो समय चल रहा है, 75 साल पूरे होने की खुशी में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो जब 100 साल पूरे होंगे तो वो छोटी मोटी बात नहीं होगी, क्योंकि बड़े संघर्षों के बाद हमने आज़ादी पाई और अभी उसकी 100वीं वर्षगांठ, यानी 100 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया और कितना आगे बढ़ने का काम किया। कौन कौन सी ऐसी सार्थक चीज़ें की जिसकी वजह से हमारे कदम आगे बढ़े और कौन सी ऐसी गलतियां थी जिससे हमें सीख लेते हुए दोहराना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखनी है। सपना जब कोई व्यक्ति देखता है या कोई देश देखता है, देश देखने का मतलब ये है कि देश के नागरिक देखते हैं अपने देश के लिए, तो उसमें सपनों में दोनों चीज़ें होती हैं। हमें यह भी देखना होता है कि आगे हम क्या कर सकते हैं या आगे और क्या किया जा सकता है। साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि जो गलतियां हमने पीछे की हैं उसको दोहराएं नहीं। तो आइए देखते हैं, ये सारी मिली जुली चीज़ें इसमें हैं और ये ऐसा विषय है जिसमें कि लिखने के लिए बहुत कुछ है और लिखने के बहुत सारे आयाम जब आपके पास होते हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है ये चयन करना कि आप किस तरीके से लिखना शुरू करते हैं। तो इसमें अपनी कल्पना शक्ति का आप इस्तेमाल करिएगा और ये निबंध जो है ये बहुत अच्छे ढंग से लिखा जा सकता है। फिलहाल यहाँ प्रारूप बना लेते हैं। जैसा कि आपको पिछले भी वीडियो में बताया गया था कि निबंध का पहले प्रारूप बनाना चाहिए। 3 विषयों पर निबंध अलग अलग आपको लिखने होंगे, 700 शब्दों के होते हैं। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा की बात की जा रही है, मतलब UPPCS के मेंस की बात की जा रही है। तो 700 शब्दों के आसपास लिखा जाने वाला निबंध बहुत बड़ा नहीं होता है, एक मध्यम आकार का कहा जा सकता है। बहुत बड़े आकार का अगर यही निबंध लिखना होता, भारत का वीक्षण अर्थात भारत के जो भावी स्वप्न है वो दिखाने होते, तो उसमें बहुत फैलाकर हम लिखते, प्रस्तावना में काफ़ी दूर दराज की सोच रखते और वहाँ से फिर धीरे धीरे टॉपिक के करीब जाते। लेकिन हमें एक संक्षिप्त दायरे में रहकर काम करना है, तो इसमें सारी बातों को हम करेंगे लेकिन विस्तार से नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सबको टच करने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें प्रारूप कैसे बनाएंगे। प्रारूप इसलिए बनाया जाता है ताकि आप एक योजना तैयार कर सके कि हमें कौन कौन से मुद्दों पर या कौन कौन से बिंदुओं पर अपनी राय व्यक्त करनी है। तो सबसे पहले 2047 का भारत कैसा होना चाहिए, हर नागरिक का सपना है, तो उसको आप लिखिए, प्रस्तावना यहीं से शुरू कर दीजिए। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये एक सार्थक तरीका है। भारत के लक्ष्य क्या है, आगे क्या करना है, प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए कि पहले क्या करेंगे और बाद में क्या करेंगे। योजना का पूरा ब्यौरा आपको देना चाहिए। 10 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये लिखना है और उपसंहार में अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ये बताना है कि आप क्या चाहते हैं। 2047 तक आपका देश कैसा दिखना चाहिए, उसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ होनी चाहिए और कहाँ किस मुकाम तक वो पहुँचना चाहिए। तो अपनी जो निजी व्यक्तिगत राय है उसके साथ आप समापन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज समूचा राष्ट्र आज़ादी के अमृत महोत्सव में तल्लीन है। घर घर झंडा फहराने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा था, मतलब अभी बीत चुका है, सितंबर चल रहा है। अगस्त में वो 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चला और तमाम छोटे छोटे कार्यक्रम ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे थे। 1947 की आज़ादी अभी कल ही की बात हो ऐसा देखकर लगने लगा, हालांकि ये संभव नहीं है। जो आज़ादी हमें 1947 में मिली थी और उस समय जैसा उत्साह था वैसा उत्साह दिलों में पैदा करना ये संभव नहीं है। वजह यह है कि गुलामी उन्होंने देखी थी जो उस समय खुशी मना रहे थे, हमने वो गुलामी नहीं देखी है, तो हम उस तरीके का खुश नहीं हो सकते। ये तो हमें पता है कि बड़ी कीमतों के बाद, बड़ी जहमतों के बाद आज़ादी मिली, तो हम खुश होते हैं, देश के लिए सम्मान की भावना होती है, लेकिन वो भाव हम नहीं पैदा कर सकते। फिर भी जितना हम कर सकते हैं उतना अवश्य करेंगे। तो घर घर ध्वजारोहण देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था। 25 साल बाद क्या होगा, ये तो तत्काल की बात है, यानी 2022 की। 25 साल बाद यानी 2047, 100 साल पूरे हो जाएंगे। अभी 75 साल की आज़ादी है, उस समय पूरे 100 साल की हो जाएगी, यानी शतक लग जाएगा। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज से लेकर 2047 तक हमारे पास 25 वर्षों का समय है। 25 वर्षों का समय बहुत होता है, एक राष्ट्र के लिए भी और एक व्यक्ति के लिए भी। एक व्यक्ति पैदा होकर युवा हो जाता है, सक्षम बन जाता है ना। तो 25 साल का समय बहुत कुछ है। इसमें नागरिकों की एक नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी और नई पीढ़ी तैयार होने का मतलब है कि देश की प्रगति में वो क्या योगदान देंगे, ये बड़ा उल्लेखनीय होगा। अब वीक्षण जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है, देखिए ये शब्द थोड़ा सा हो सकता है कि आपको नया लगे। ये विजन का हिंदी रूपांतरण है, क्योंकि विजन इंडिया 2047 के तौर पे आप इस विषय को देखते हैं, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद अगर आप कीजिएगा तो वीक्षण, अनुवीक्षण, सर्वेक्षण और वीक्षण इस तरह के शब्द आते हैं। तो वीक्षण का मतलब होता है कि आप एक स्वप्न की मुद्रा में देख रहे हैं, वो चीज़ आपके सामने नहीं है,
आंखों से ओझल है, यानी आपके सामने प्रकट तौर पे मौजूद नहीं है, लेकिन आप ये कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में वो आएगी। तो आपके अंदर एक आशा है, आशा की किरण है, और उसके आधार पे आप सपनों के जाल बुन रहे हैं, मतलब जीवंत स्वप्न, ऐसा स्वप्न जिसको कि साकार किया जा सकता है, और ऐसा स्वप्न जो कि पूरे होश हवास में देखा गया हो, यानी कि खर्राटे भर रहे हैं और उसमें सपने देख रहे हैं। और ये भी इतना भी कहना पर्याप्त नहीं है, ऐसे स्वप्न जो कि खुली आंखों से देखे गए हों और उसे पूरे करने की उत्कट इच्छा लोगों के मन में हो, प्रयत्न किया जा रहा हो, तो ऐसे स्वप्न को हम कहेंगे वीक्षण या विजन। भारतवर्ष के भी कुछ स्वप्न ऐसे ही हैं, जो भारतवर्ष के, या ये कहिए कि भारत के नागरिकों के स्वप्न हैं, वो ऐसे ही हैं और ऐसे ही होने भी चाहिए। ये भारत के लिए अभिलाषाएं हैं, हर भारतीय की अभिलाषाएं हैं, सुनहरे स्वप्नों से ये आबद्ध है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अब लोगों के मन में क्या कल्पना आती है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, बेरोजगारी खत्म हो जाए देश से, कुपोषण समाप्त हो जाए, निरक्षरता का उन्मूलन हो जाए, गरीबी नष्ट हो जाए, सब बराबर हो जाए, ये सब जो बुराइयां हैं इनका समूल विनाश हो जाए, पर्यावरण शुद्ध हो जाए, और न जाने कितनी कल्पनाएं। हर व्यक्ति के सोचने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, तो हर व्यक्ति के सोचने का नजरिया अलग है, इसीलिए स्वप्नों का रंग भी अलग अलग है। तो स्वप्न लिखने में आप अपनी मौलिक क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ये सब स्वप्न सरीखे ही हैं जिन मुद्दों की बात हमने की है, मतलब बेरोजगारी खत्म हो जाए, ये एक झटके में नहीं खत्म हो सकती, और ये भी सच है, बहुत कड़वा सच है, कि अगले 25 सालों में भी इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है, क्योंकि जो आबादी अभी पैदा हो चुकी है उसका क्या करेगी सरकार? तो एकदम से ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि सबको रोजगार में लगा दिया जाए, लेकिन अधिकतम हम प्राप्त कर सकें इसकी कोशिश रहेगी। ठीक उसी प्रकार से कुपोषण है, कुपोषण की जो अभी स्थिति है एकदम से उसको 100% उन्मूलन नहीं किया जा सकता। निरक्षरता को भी हम एकदम से नहीं मिटा सकते, हालांकि एक बड़े हद तक इसमें निपटारा कर सकते हैं। गरीबी का उन्मूलन करना अभी संभव नहीं दिखाई देता, मतलब बड़े पैमाने पर तो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो एक बड़ा डिवाइड पैदा हो गया है, विभाजन पैदा हो गया है, वो कोरोना के बाद से और चौड़ा हो गया है। गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो गए हैं, जो अमीर थे वो अधिकतर और ज़्यादा अमीर हो गए हैं, ये एक हकीकत है। जो बड़े बड़े कारोबारी या उद्योगपति थे उनको उतना चूना नहीं लगा, उन्होंने पूंजी जमा की थी और उनका कारोबार बढ़ता ही गया, लेकिन जो गरीब थे वो और उजड़ गए, उनका जो रहा सहा था वो भी चला गया। तो ऐसी जो खाई पैदा हो गई है ना, उसको अगले 25 साल में पाटना बहुत मुश्किल है, और ये क्या गारंटी है कि आगे ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी? अभी जो कोरोना आया है या वैश्विक स्तर पर युद्ध और तनाव की स्थिति है, तो महंगाई बेहिसाब बढ़ती जा रही है, तो आगे ऐसी परिस्थितियां नहीं खड़ी होंगी और सब कुछ मीठा मीठा चलता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आने वाला समय और मुश्किल है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में हम सपने देख रहे हैं, तो सपने देखने का साहस अगर हमने किया है तो पूरे करने का भी मादा होना चाहिए, ठीक है? तो ये विजन के रास्ते में बाधाएं हैं। अब आप ये देखें कि ऐसा राष्ट्र, कल्पनाएं बहुत तरह की हैं, तो उसमें कुछ और कल्पनाएं हमने जोड़ दी, कि ऐसा राष्ट्र जहां सामाजिक भेदभाव शून्य हो गया हो, मतलब ये संभव नहीं है एक झटके में, लेकिन इसकी भी हम कल्पना कर रहे हैं कि इसमें से भी हम अधिकतम कर सकें। महिलाओं को समान अधिकार 100% प्राप्त हो चुका हो, और साथ में इस तरह की अनेकों चीज़ें। कौन नहीं चाहता है? सभी तो चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, देश एकदम बढ़िया से तरक्की करने लगे, अर्थव्यवस्था तुरंत ही ट्रिलियन और उसके बाद और भी आगे चली जाए। तो ये सारे सपने हैं, लेकिन साकार करने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता है, उसमें भी 100% इसे साकार करना ये संभव नहीं। कुल मिलाकर भारत सरकार का अपना प्लान है, नागरिकों का अपना होना चाहिए। सरकार अपने प्लान को जाहिर करेगी, अभी योजनाएं बन रही हैं, तो जितनी योजनाएं तैयार हुई हैं या जितनी जानकारियां अभी तक हमारे पास उपलब्ध हैं या सार्वजनिक की गई हैं, उसके आधार पर कुल इसमें बहुत सारे क्षेत्रों के सचिवों को या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें सहारा लेकर बुलाया गया है, मतलब सलाह देने के लिए बुलाया गया है। उनकी राय विकसित की जाएगी, विभिन्न मंत्रालयों से संपर्क किया जाएगा, यानी क्षेत्र अलग अलग हैं और वहाँ से जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे सहायता प्राप्त की जाएगी, और एक समेकित कार्य तैयार होगा, मतलब ढांचा पहले बनाया जाएगा और ढांचे के आधार पर ही आगे कार्य रेखा तैयार की जाएगी। अब इसमें सचिव जो है वो 10 अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाएंगे, और इसी दशक में ये समेकित काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई 25 साल बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं, ज़्यादा होते हैं लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं होते, तो जितने सारे हमें काम करने हैं उसके लिए तो बहुत कम समय है। अब कुछ प्राथमिकताएं हैं, जब काम बहुत सारे होते हैं तो उसमें हमें अपनी जो प्रायोरिटी है उसको तय करना पड़ता है कि पहले हम कौन सा करेंगे। तो पहले जो हम करने वाले हैं उसमें नवीन युग के हिसाब से हम कृषि को डेवलप करें, क्योंकि कृषि प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी है, कितने भी बड़े बड़े उद्योग क्यों न विकसित हो गए हों, लेकिन कृषि का जो महत्व है वो वैसा का वैसा है, और किसी भी देश के लिए है। कोई भी देश या किसी भी देश के नागरिक डॉलर और सिक्के नहीं खाते या फिर सोने की सिल्लियाँ नहीं खाते, उन्हें खाने के लिए अनाज चाहिए होता है, वो अनाज जमीन से उपजता है, तो इसके लिए किसान को डेवलप करना और किसान को खुश करना ज़रूरी होता है, जमीन का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, कृषि की पद्धतियों को सुधारना आवश्यक होता है, नहीं तो भूखों मरने की नौबत आएगी। जैसे इस समय है, गेहूं की किल्लत आप देख रहे हैं, जो गेहूं के बड़े बड़े सप्लायर थे वो आपस में गोला बारूद लेकर भिड़े हुए हैं, और भारत में जो गेहूं था उसमें से आधा से अधिक तो बाहर भेज दिया, जो बचा हुआ है उसमें सूखे की मार झेल रहा है, मतलब पैदावार वैसे ही कम हुई है, किसानों के पास जो स्टॉक है वो बेच नहीं रहे हैं, जहाँ बेच रहे हैं वहाँ कालाबाजारी हो रही है। तो कुल मिलाकर राशन जो है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और जो है वो पर्याप्त नहीं।
अब जो तत्काल की स्थिति है, मानसून की स्थिति कहीं भी सामान्य नहीं है, जलवायु परिवर्तन की मार हर जगह है, तो धान की भी पैदावार बहुत अच्छी होने की उम्मीद नहीं। कहीं बाढ़ अति आ गई है और कहीं सूखा पड़ गया है, तो धान ऐसी परिस्थिति में, दोनों ही स्थितियों में नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर खाद्यान्न का जो एक भयंकर संकट है उससे निपटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे आने वाले वर्षों में और ज़्यादा प्रबल होगा, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन अभी तो शुरू हुआ है जिसको कि देख के हम घबरा रहे हैं, आगे ये और दुष्कर होने वाला है। तो इससे हम कैसे निपटें, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि पेट भरा रहेगा तो ही तो हम आगे तरक्की करेंगे। इसके बाद तब जब पेट भर जाए तो भविष्य के अनुकूल शहर हों। शहर तो हमने विकसित कर रखे हैं, बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के हमारे शहर हैं ज़्यादातर, कुछ को छोड़कर, सभी के ये बात नहीं है, लेकिन अधिकतर शहर भारत के ऐसे हैं जो कि बिना सोचे समझे या बिना प्लान किए बनाए गए। तो ऐसे शहर नहीं, बल्कि जो भविष्य के लिए अनुकूल हो, जहाँ पे हर तरह की सुविधाएं हों और प्रकृति का भी उसमें ध्यान रखा गया हो एक हद तक, तो ऐसे अनुकूल शहर जो कि ऊर्जा दक्ष हों, ऊर्जा की बचत करना जानते हों। इसके अलावा भारत के ग्लोबल चैंपियनों को आगे बढ़ने हेतु अनुकूल माहौल देना, यानी जो यहाँ के धुरंधर हैं, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, मतलब अलग अलग क्षेत्र विशेष हो सकता है, साहित्य का क्षेत्र हो सकता है, तो अपने अपने क्षेत्र के महारथियों को यहाँ प्रोत्साहित करना, भारतीय रिस्पेक्ट में प्रोत्साहित करना, ये भी सरकार का उद्देश्य है। क्योंकि जब उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा तो उन आयामों में देश की तरक्की होगी, यानी सर्वांगीण विकास होगा। इसके बाद सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना, तो ये तो आप हमेशा ही देखते आते हैं। अच्छा, अब देखते हैं इसमें आगे क्या कहा गया। प्रश्न ये उठता है कि नए युग की कृषि कैसी होगी। अभी तो हमने बात कर ली कि नए जमाने की खेती, तो वास्तव में कृषि पद्धतियां जो अभी हम लेकर चल रहे हैं वो आमूल परिवर्तन के लिए इंतजार कर रही हैं, मतलब उनमें आमूल चूल परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि वो पद्धतियां आगे चल नहीं पाएंगी। पहले का समय कुछ और था, जमीन इतनी ज़्यादा उपजाऊ थी कि आप ऐसे दाना फेंक भी दीजिए तो भी जम जाता था, उससे पैदावार हो जाती थी। अब वो स्थिति नहीं है, मिट्टी की जो ऊपर की उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो चुकी है, नहीं के बराबर है। खाद झोंक रहे हैं सब लोग और पैदावार बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये हमेशा तो नहीं चलेगा, कुछ समय बाद ये भी नष्ट होगा, मतलब मृदा की जो रही सही क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगी, तो उर्वरकों का भी असर नहीं होगा। ऊपर से मौसम की मार ऐसी है, सब कुछ जो है वो बेटाइम हो गया है, मतलब न तो समय पर वर्षा हो रही है और न सही मात्रा में वर्षा हो रही है। जब मौसम ठंडी का है तो उस समय बारिश हो जा रही है, गर्मी के मौसम में कुछ और हो रहा है, एकदम सूखापन, और गर्मी की तादाद कुल मिलाकर बढ़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपनी कृषि पद्धतियों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से हमें निपटना है, और उसके बाद पानी की कमी, ये भी एक समस्या है। जमीन की कमी एक और बड़ी समस्या है। जमीन जो है, जो खेती योग्य जमीन है, पहले तो हमने जंगल काट के खेत बनाए, और उसके बाद अब जो खेती वाली जमीन है उसको या तो सरकार अधिग्रहित करके सड़क बनवा रही है जिस पर कि हम लोग यूएसबी और सफारी दौड़ा रहे हैं, और नहीं तो फिर जो हमारे पास खेती योग्य जमीन है उसमें हम खुद अपने घर मकान या दुकानें बनवा ले रहे हैं, खेत खत्म। तो ऐसा हो रहा है, यानी खेत नष्ट होते जा रहे हैं। लोग मकान बनवाकर 2 मंजिला खड़ा करवाकर बड़े खुश होते हैं कि हमने पक्का बनवा लिया, लेकिन असल में कितनी कीमती चीज़ उन्होंने गंवा दी ये उनके समझ में नहीं आता, या समझ में भी आता है तो वो बेचारे उस कदम को उठाने के लिए मजबूर हैं, रहेंगे कहाँ। तो आबादी पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक इसे पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका भी हमें ध्यान देना है। फसल उत्पादकता को हमें बढ़ाना होगा, इसके लिए जो प्राकृतिक कृषि है उसको आधार बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण को हमें साथ में लेकर चलना है। नवोन्मेषी कृषि होनी चाहिए जो कि धारणीय विकास के साथ तालमेल बिठा सके, और जलवायु अनुकूल फसलों का हमें उत्पादन करना होगा, यानी फसल चक्र के साथ भी थोड़ा हेरफेर करना पड़ेगा। उन्नत बीज, कृषि उपकरण, जैव उर्वरक इत्यादि इसमें शामिल होंगे। मृदा स्वास्थ्य की नियमित जांच होनी चाहिए और उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पर्यावरण और फसलों के पारस्परिक जो सामंजस्य हैं उनको शोध का आधार बना के कृषि वैज्ञानिकों को ये प्रोत्साहन दिया जाए कि वो नए नए आविष्कार ऐसे करें जिससे कि भविष्य में कृषि करना सहज हो सके। अब ये सब आप देख चुके। संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से क्या कहा गया कि 2030 तक, याद रखिएगा कि 2030 के बीच में एक बैरियर है, अभी हम 2022 में चल रहे हैं और 2047 का भी हम स्वप्न देख रहे हैं। बीच में ये सतत विकास लक्ष्यों के पूरा होने का समय है, और हमारी स्थिति बहुत ही यहाँ कहा जाए कि बहुत अच्छी स्थिति में हम नहीं हैं, और इनफैक्ट दुनिया के जितने भी देश हैं उनकी स्थिति इस मामले में बहुत अच्छी नहीं है। जो 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए गए थे उसमें से अधिकतम भी हम नहीं प्राप्त कर सके। बीच में कोरोना महामारी और तमाम संकट आए जो कि सभी के लिए थे, और उसमें पीछे ढकेलने का काम हुआ है। तो अब क्या है कि 2030 तक 5 अरब से अधिक लोगों के लिए शहर में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। वो चाहे या ना चाहे उन्हें शहर में रहना पड़ेगा, और शहर भूमि का केवल 3% कवर करते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि 3% जो भूमि का हिस्सा है उसमें एक बड़ी संख्या में लोग रहेंगे, जो कि 5 अरब से भी ज़्यादा संख्या है। ये तो सिर्फ अनुमान है, इससे कहीं ज़्यादा होगा। और 60 से लेकर 80% ऊर्जा खपत करने वाले ये क्षेत्र होते हैं, मतलब ऊर्जा की खपत यहाँ बेहिसाब होती है। जमीन का दायरा भले ही संकुचित हो, लेकिन ऊर्जा की खपत करने में ये सबसे नंबर 1 होते हैं। तो ये धारणीय विकास को कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे, कैसे उसका वर्णन करेंगे, ये सोचने का विषय चुनौतीपूर्ण है,
और भविष्य के अनुकूल शहर वो शहर होते हैं जो कि इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें, ऊर्जा संकट का निवारण कर सकें और जो धारणीय विकास का पूरा हमारा सिनेरियो है उसके साथ तालमेल बिठाकर चल सकें। अब इन शहरों में अपवर्ड कंस्ट्रक्शन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अपवर्ड कंस्ट्रक्शन करिए, डाउनवर्ड मत करिए, मतलब जमीन पर फैलने की जगह आपके पास नहीं है तो इमारतों की ऊंचाई बढ़ जाए लेकिन आपको फैलने के लिए जो स्थान है वो नहीं मिल रहा है, तो उस हिसाब से जो निर्माण कार्य है वो करना चाहिए। और ऊर्जा दक्षता ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके अलावा कार्बन के उत्सर्जन दर को हमें कम भी करना है, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन अगर बेहिसाब जैसा अभी हो रहा है वैसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगा। अभी तो सिर्फ उसका शुरुआती चरण है और तब ग्लोबल वार्मिंग का चेहरा बहुत हिंसक हो जाएगा। जिस रफ्तार में अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे कहीं ज़्यादा भयंकर रूप में हमें दिखाई देगी। तो ये स्थितियां नहीं बनने पाए, इसके लिए आवश्यक है। आगे देखिए, इसमें और भी चीज़ें हैं। भविष्य के अनुकूल शहर में भूमिगत निर्माण भी एक पहल हो सकती है। इसके अलावा जलवायु अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो कुल मिलाकर पूरा जो विजन ड्राफ्ट है, हालांकि इसका पूरा अभी चित्र या ये कह लीजिए कि चेहरा क्लियर नहीं है। सरकार ने ऐसा कोई बहुत प्रमाणित या फिर अभी जाहिर तौर पे दस्तावेज नहीं जारी किया है, अभी प्लानिंग चल रही है। तो इससे हम सभी भारतीय लाभान्वित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बातें तो अच्छी अच्छी हैं। बस दिक्कत यह है कि इसे समय रहते पूरा किया जा सके। पूरा करना ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण है और 100% नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन अधिकतम हम अचीव कर सकें ये प्रयास होना चाहिए। सबसे पहले भारत द्वारा किए गए विदेशी रक्षा अधिग्रहण को मुक्त करेगा, इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तो ये भी एक इसमें है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन करेगा, 3 से 4 बड़े बैंकों के विलय की योजना है। नागरिकों के जीवन पर सरकार का जो अनावश्यक हस्तक्षेप है उसको समाप्त करेगा। ठीक है, मतलब केंद्रीकृत जो प्रशासन है उसको डिसेंट्रलाइज करने का भी काम यहाँ पे किया जाएगा। हालांकि ये जो विकेंद्रीकरण है ये सीमित अवस्था में होगा। इसके अलावा भारत को एक स्किल कैपिटल के तौर पे विकसित किया जाएगा, यानी हर नागरिक के पास अपना कौशल होगा और वो अपना और अपने परिवार का पेट भरने में सक्षम होगा। क्योंकि सबको हम रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार या आजीविका कमाने के लायक बना सकते हैं। तो सरकार का अभी ध्यान इसी ओर है, रोजगार देने की ओर ध्यान नहीं है, बल्कि स्किल डेवलप करने की ओर ध्यान है। हालांकि इसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं। अब भारतीय संस्थानों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने जारी की है, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें बहुत सारे घटक हैं, तो उसको भी लागू करवाना ही अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, तो वो भी इस विजन के साथ जुड़ जाता है। और भी तमाम मुद्दे हैं, महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बेरोजगार युवकों का दर्द शामिल कर सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि क्या अगले 25 साल में उसे समाप्त करना संभव है, और अंत में अपने निजी विचार रख सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा निबंध का एक ढांचा। सिर्फ ये एक ढांचा है, पूरा निबंध नहीं। इसके आधार पे आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करके लिख सकते हैं। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।